नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। 13 जुलाई को यानी कि आज जो सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन का पेपर हुआ है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। कंप्लीट आपको क्वेश्चन बताएंगे और आप बताइए कि आपके कितने सही हुए और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने वीडियो में शामिल नहीं किए हैं लेकिन आए थे। हमें वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो हमें बच्चों से पता चले हैं। तो ज़रूर आप भी अपने क्वेश्चन शेयर करें कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन आपको याद है मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करें। आपके कितने सही हो रहे हैं वो भी बताइए। और यदि आपका एग्जाम कल होने वाला है या नेक्स्ट डे होने वाला है तो लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, इंपॉर्टेंट न्यूज़ नोटिफिकेशन यहाँ से आपको मिलती रहती हैं। जितने क्वेश्चन पता चले हैं वो सब करवाएंगे। 26 क्वेश्चन हमें पता चले हैं, यानी कि क्वेश्चन मैक्सिमम है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन और आपके ट्रेड थ्योरी, चारों की क्वेश्चन हम बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं आईटीआई एग्जाम की और आपके श्योर सक्सेस सीरीज की। सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बना रखी है, जाकर जरूर देखिए। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज क्यू। तो आपकी ये क्वेश्चन पूछा गया है वर्कशॉप कैलकुलेशन में। इस क्वेश्चन को जरूर हल कर दीजिए। इस क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहूँगा, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोएफिशिएंट मैं आपको पहले तो वर्कशॉप कैलकुलेशन का कंप्लीट बता दूं। इसमें से 6 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन आता है फ्रिक्शन वाले चैप्टर से। 4 क्वेश्चन आते हैं आपके एलजेब्रा से और आपके कितने एक क्वेश्चन बचा वो प्रॉफिट एंड लॉस में से क्वेश्चन आ सकता है। तो जरूर इनको आप पढ़ लीजिए। ये आपके फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट होता है जिसे क्यू से दर्शाते हैं वो आपकी टेन थीटा होता है और इसे आप ऑप्शन में यही मिलेगा। आपकी तो आईटीआई के एग्जाम हैं तो कंप्लीट यही मिल जाता है। सेम निमी असाइनमेंट से क्वेश्चन छाप देते हैं, वरना यदि कोई कंपटीशन एग्जाम होता तो उसमें टेन की जगह वह साइन बट्टे कोस भी दे सकता था। तो आपको जरूर ध्यान रखना है। अभी आपको बस टेन थीटा इसका आंसर करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्कशॉप कैलकुलेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैंने एक वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल पर पेपर सोल्यूशन करवाया 25 क्वेश्चन का। वो सारे क्वेश्चन लगभग वहीं से आ रहे हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द स्फेयर, यानी कि गोला होता है ना, उसकी जो सेंटर ग्रेविटी क्या होती है। तो गोला वर्त इनकी सेंटर ग्रेविटी बस सेंटर में ही होती है, एट द सेंटर। सेंटर ग्रेविटी हर शेप से अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अब मान लेते हैं ये वर्ग है, इसकी सेंटर ग्रेविटी कहाँ होगी, तो मैं कहूँगा यहाँ सेंटर पर होगी। निकालेंगे कैसे, इस भुजा को आदि करके इस भुजा को आदि करके दोनों को मिला देंगे, सेंटर ग्रेविटी निकल जाएगी। ये आयत है और इस आयत की सेंटर ग्रेविटी पूछे तो इस भुजा को आदि करेंगे, इसकी आधा करेंगे और मिला देंगे। जहाँ ये पॉइंट आएगा उसे सेंटर ग्रेविटी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस इफ द रेडियस इज 14। हिंदी में भी बताऊंगा क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि आपके सर्कुलर सरफेस का रेडियस कितना है, यानी कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी आपको निकालनी है। एक सर्कल है उसकी त्रिज्या 14 है तो उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल पता है ना, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूले से निकलता है। पाई की जगह आपको यहाँ पॉइंट में दे रखा है तो मैं कहूँगा 3.14 रख दीजिए, या फिर मैं एक बार रखिए 22/7 रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि वो 14 से कट जाएगा, इंटू 14 अब इसे कैलकुलेशन कर दीजिए। ये आपकी कितनी, 2 बार, फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं कहूँगा 44 × 14 करेंगे तो आपके कितना आएगा, 440 वो हो गए। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए। ये पहला इसका आंसर आएगा 615.44। इसको आई थिंक 3.14 रखना है तो ये आंसर आ जाएगा, वरना आपके 616 के करीब आंसर आ रहा है तो वही आंसर है 615.44। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, मैंने तरीका आपके लिए बता दिया है। विच इज द इक्वल टू, ये एक एलजेब्रा से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर पढ़िए। ए दे रखा है, एम दे रखा है और ऊपर एन। इनकी जगह कोई आपको संख्या दे सकता है, जैसे कि ए 7 और ब्रैकेट में 5 दे सकता है। तो इनका क्या करना है, जो ऊपर घात है उनको आपस में गुणा करना है। तो ए, एम और एन इस प्रकार से बन जाएगा। ये रहा आपके आंसर, ऑप्शन नंबर डी में है ना। यदि आपको ये दे दे ए 7 और 5 तो इनकी गुणा करके आप 35 लिख सकते हैं। ये माइनस तब होगा जो संख्या भाग में हो, जैसे ऐसे हो ए एम बट्टे ए एन तो आपके भाग में जाएगा, या फिर ऐसे हो कि गुणा में हो तो प्लस में आएगा ए एम प्लस ए एन
तो ये आपके गुणा में चला जाएगा। तो ये आप ध्यान जरूर रखें, मैंने आपको चारों तरीके बता दिए हैं कैसे कैसे आपके आंसर आ रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन है अलजेब्रा का, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर, यानी कि आपको ये गुणा करने हैं। गुणा करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जब भी गुणा का निशान हो और आधार सेम हो, यानी कि सारी जगह ए बी बी 5 5 5 7 7 7 हो, तो आपको क्या करना है, एक बार उनको रखना है और ऊपर वालों को जोड़ देना है। यहाँ एक घात है, यहाँ 2 3 3 6 6 4 10, यानी कि ऊपर लगेगा 10। ये रहा आपके, जब आधार सेम हो तो घातों को आपस में जोड़ देते हैं। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए आप भी बताइए क्या यही क्वेश्चन आए थे, क्योंकि जैसे हमें बच्चों से पता चल रहे हैं हम आपको वही क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आप भी क्वेश्चन शेयर करें, आपकी क्वेश्चन को भी हम जल्द से जल्द सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आप जरूर बताइए आपके कितने सही हुए और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/am, तो ये आपको वैल्यू निकालनी है। 1 भाग है am, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जब भी घात बट्टा में हो तो ऊपर जाते ही माइनस में हो जाती है। तो माइनस में कैसे होगी आपकी, ये रहा कि ऊपर चली जाएगी, इधर गुणा होगा। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ पूरा मिटा के, 1/am, तो ये ऐसे बनेगा 1 इंटू ए माइनस एम। ये इस प्रकार से जिसमें भी आंसर में है वो लिख सकते हैं, और जब आप 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 1 से इसे गुणा कर दीजिए, ए माइनस एम इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये एम ऊपर है, ध्यान रखें जरूर, ये यहाँ क्या है, एम ऊपर है, यानी कि घात के रूप में या बराबर में लिख दिया है, बस टाइपिंग एरर है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, इससे संबंधित एक तो कल 12 जुलाई को एग्जाम हुआ था, उसमें न्यूमेरिकल पूछा था। क्या पूछा था कि 17,500 रुपये, 17,500 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ है, यानी कि टोटल राशि हो गई है, और आपने लगाई थी 12,500 रुपये। आपने क्या लगाया था, 12,500 लगाया था, और अब आपकी जो राशि है वो 17,500 हो गई है। तो आपका ब्याज कितना हुआ, तो ब्याज आपके 5,000 रुपये ब्याज हुआ है। सिंपल आप निकाल सकते हैं, वो न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले से आया था, और आज ये फॉर्मूला पूछ लिया है। व्हाट इज द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट होता है जो आपका अब आपको जो मिला है, यानी कि प्रॉफिट एक प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं कि आपने चीज़ खरीदी है 500 रुपये में और बेच दी है 700 रुपये में, यानी कि 200 का फायदा हुआ है, 200 का प्रॉफिट हुआ है। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आपकी, यहाँ ऑप्शन गलत है क्या, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आप घटा देते हैं तो आपके आती हैं, ये आपका प्रॉफिट आता है। कैसे, मान लीजिए मेरा सेलिंग प्राइस यानी कि बेचने का मूल्य 500 रुपये है और कॉस्ट प्राइस मेरा यानी कि खरीदने का मूल्य 400 रुपये है, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है, तो आप कहेंगे मुझे प्रॉफिट हुआ है 100 रुपये का। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। व्हाट इज द डिनोटेड एज आई, ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, आप जरूर पढ़ लीजिए। आई से किसे निरूपित किया जाता है, तो आई होती है आपकी इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। आई किसे होती है, ब्याज। पी आपको पूछे तो प्रिंसिपल से पी को, यानी कि जो आपकी मूल राशि होती है उसे प्रिंसिपल से दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं। आर से दर्शाते हैं रेट को हिंदी में कहते हैं दर, और ये हमेशा परसेंट के रूप में होते हैं। ईयर को आपके सिंपल इंटरेस्ट में टी से दर्शाते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट में एन से दर्शाते हैं, इसका मतलब होता है समय। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, इनमें से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, तो पढ़ लीजिए इन क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन है हाउ द प्रॉफिट या गेन इज एक्सप्रेस्ड, यानी कि एक जो आपको लाभ हुआ है उसे किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। तो लाभ को हम लिखते हैं प्रतिशत के रूप में, लाभ हमेशा कैसे होता है, परसेंट के रूप में होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे मैं आपको बता दूं कि एस ये रुपए का साइन है, ये डॉलर का साइन है, ये स्टार का साइन है, इनसे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट डिपोजिटेड इफ द मेच्योरिटी आपकी प्रोसीड टू एन अमाउंट 75 या आपके 25,000 से इंटरेस्ट आपके 6,000। मैं आपको बताता हूँ, इसने कहा है कि आपकी एक अमाउंट 25,000 रुपये हो जाती है, 25,000 रुपये हो जाती हैं, 6,000 का आपको मिला है ब्याज। तो आपकी जो पहले मूल राशि थी वो कितनी थी, मैं आपको बताता हूँ कि आपने 1 रुपये लगाया, मान लेते हैं एक x रुपये लगाया, 100 रुपये लगाया, 1,000 रुपये लगाया, 10,000 रुपये लगाया, आपने किसी को ब्याज में दिया, तो उसने आपको 6,000 का ब्याज दिया, और 6,000 का ब्याज देने के बाद आपका जो रुपये है वो 25,000 हो गया। तो आपकी टोटल पहले की राशि कितनी थी, तो पहले आपने 19,000 रुपये लगाए ना, तब आपको 6,000 मिले, तब जुड़ के आपके 25,000 रुपये थे। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इसमें भी आपको वही फॉर्मूला लगाना था, जो आपकी टोटल राशि है यानी कि 25,000, उसमें से ब्याज घटा दीजिए तो आपकी पहले वाली राशि आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ड्राइंग के क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे, इनको ही पढ़ लीजिए, बाहर इनसे कुछ नहीं है।
डीसी का साइन पूछ रहा है, 2 लाइनें कर सकते हैं, 1 लाइन कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं है, प्लस माइनस की लाइनें हैं। एसी पूछे तो साइनसोइडल वेव बना दीजिए, और एसी की हर फ्रिक्वेंसी पूछे तो 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी भारत में है, जरूर पढ़ लीजिए। पॉजिटिव का साइन प्लस का होता है, नेगेटिव का साइन माइनस का होता है, ये डीसी के 2 वायर होते हैं। टर्मिनल बोल सकते हैं। लाउड स्पीकर का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो लाउड स्पीकर का एकदम सरल ऐसे है, आपको बना देना है, और ये आपके लाउड स्पीकर होता है। रजिस्टर का पूछे तो 2 साइन बनाने हैं। रजिस्टर एक तो होता है ये वाला, इसे बोलते हैं फिक्स रजिस्टर। एक होता है वेरिएबल रजिस्टर, यानी कि इसे बार बार हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि फैन का रेगुलेटर आपने देखा होगा ना, उसे आप तेज या धीरे कर सकते हैं, यही होता है, एक का वेरिएबल रजिस्टर होता है। तो इनके साइन पूछ सकता है। कैपेसिटर का पूछता है, ये आपकी फिक्स कैपेसिटर है, दोनों लाइनें बराबर होगी। और एक ये होता है आपकी वेरिएबल कैपेसिटर में एक तीर लगा होता है। रजिस्टर का ये पूछे तो एक ऐसे और बनता है, प्लस माइनस ऐसे, ये आपकी फिक्स रजिस्टर है, और ये आपकी एक वेरिएबल रजिस्टर है। तो इनको भी आप जरूर पढ़ें, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपसे पूछा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन, रोल मॉडल पीपल टू फॉलो देम, यानी कि रोल मॉडल होते हैं जो आदर्श होते हैं, हमारे जो आदर्श होते हैं वो लोगों को कहते हैं फॉलो करने के लिए, उन्हें फॉलो करने के लिए क्या कहते हैं, तो इंस्पायर करते हैं वो, कि हमें फॉलो कीजिए। अब देखिए, किसी ने अच्छा काम किया तो हम उनसे फॉलो करेंगे, क्यों? क्योंकि हम उनसे इंस्पायर हुए हैं। तो आपका आंसर बन जाएगा रोल मॉडल इंस्पायर पीपल टू फॉलो देम, उनको फॉलो करने के लिए इंस्पायर करते हैं। इट इज ए लोकेलिटी वन नीड नोट फियर, यानी कि कह रहा है ये एक ऐसा स्थान है, एरिया है, जहां हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो डरने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब बोरिंग है, सेफ है, स्कूल है, फ्रेश है, इसका मतलब सेफ एरिया है, यहाँ हमें डर की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन है पीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये रहा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। एक आता है BIS का, तो वो भी याद कर लीजिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, पढ़ लीजिए, आपके आ सकता है। पावर प्रिंट, आपकी जो पावर पॉइंट फाइल होता है उसमें एक्सटेंशन क्या होता है, तो एक्सटेंशन में आपको बता दूं डॉट डॉक, ये होता है डॉक्यूमेंट फाइल का। डॉक्यूमेंट की जो आपने फाइल बनाई होती है ना, वो आपकी गूगल डॉक्स में बन जाती है, तो वो आपके डॉक उसके पीछे लगा होता है। कैसे लगा होता है, मान लेते हैं एक फाइल का नाम है JKIT मंत्रा इलेक्ट्रिशियन, तो मैं लिखूंगा JKIT मंत्रा इलेक्ट्रिशियन, उसके पीछे डॉट और PDF लग जाएगा, यानी कि वो PDF फाइल है। डॉट DOC लग जाएगा, इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट फाइल है। डॉट PPET लग जाएगा, यानी कि वो एक पावर पॉइंट की फाइल है। तो इस प्रकार से फाइल का नाम होता है। डॉट PPTX का मतलब है एक पावर पॉइंट फाइल है। यही पूछा है कि पावर पॉइंट फाइल का क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको करना है। डॉट XE लगता है ना, XLC, इसका मतलब है वो एक्सेल साइट है, एक्सेल की साइट है, एक्सेल की एक कॉपी है। हम कहते हैं ना एक्सेल पर काम किया, फाइल बनाई, वो एक्सेल की फाइल है, उसमें ये वाला लगा होता है। डॉट JPG हमारी जो फोटो होती है ना, जिसका बैकग्राउंड होता है, जिस इमेज का बैकग्राउंड होता है उसमें डॉट JPG लगता है, और PNG लगता है जिसमें आपकी ट्रांसपेरेंट फोटो होती है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता। उनको जहाँ सेट करो वो उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चारों मैंने बता दिए हैं, इनमें से क्वेश्चन यही आता है और यही क्वेश्चन आया है। शॉर्टकट की में क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके शॉर्टकट की Ctrl+C, Ctrl+V और Ctrl+H का मतलब क्या है, तो C का काम होता है कॉपी करना, C करती है कॉपी, V करता है पेस्ट, और आपकी S करता है सेव। तो ये रहा कॉपी पेस्ट और सेव, कट कॉपी नहीं है, कॉपी पेस्ट और सेव है, जरूर पढ़ लीजिए। आगे है कि सीरी और एलेक्सा क्या है, तो सीरी शायद मुझे लगता है एप्पल की है, पूरा मुझे कंफर्म नहीं है, आप बता दीजिए, आप इतना ध्यान रखते होंगे एप्पल की। और ये एलेक्सा तो अमेजोन की है, ये मुझे पूरा कंफर्म है, क्योंकि मैं एलेक्सा को यूज करता हूं तो मुझे पता है। और गूगल की है, वो वॉइस असिस्टेंट है, तो आप भी ध्यान रखें। ये सारी स्मार्ट असिस्टेंट होती हैं, इन्हें हम स्मार्ट असिस्टेंट कहते हैं। तो सीरी और अमेजोन की इन्होंने पूछ ली है। ट्रेड थ्योरी की क्वेश्चन की शुरुआत होती है कि इसमें क्वेश्चन पूछा है डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में भाग का नाम क्या है, तो ये होता है पोल शू। पोल शू, पोल शू का काम होता है कि ये ना फ्लक्स को वितरित करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है एक समान रूप से, और ये ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है ना, फील्ड पर जो वाइंडिंग की जाती है उसे भी रोके रखता है। अब मान लेता है मैं कोई सी चीज बनाता हूँ, इस पर तार लपेटता हूँ, वो तार नीचे गिर सकता है, लेकिन मैंने आगे इसे कर दिया तो अब वो तार नीचे नहीं गिरेगा। तो फील्ड वाइंडिंग को आधार भी प्रदान करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर हमें डी करना है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो जनरेटर का ध्यान रख लीजिए, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, तो आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। वहीं मोटर क्या करती है, मोटर आपकी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यानी कि विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा यानी कि ये आपकी यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ये भी आप जरूर ध्यान रखें। सेल बैटरी रासायनिक प्रभाव पर आधारित होते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। डीसी जनरेटर के भाग का नाम पूछा है, तो इस पूरे भाग को हम कहते हैं बॉडी, बॉडी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम होता है फ्रेम, बॉडी फ्रेम, और तीसरा नाम होता है योक। ये आपके टेक्निकल नाम है, इसे जरूर ध्यान रखें। योक और फ्रेम इसको कहा जाता है। ये क्या काम करता है, अंदर के जो भाग होते हैं ना उनकी सुरक्षा करता है। एक उनके अंदर से जो चुंबकीय रास्ता है वो प्रदान करता है। तो ये आप आगे पढ़ेंगे जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे। अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये पोल शू है, यानी कि ये योक या बॉडी है, और ऊपर जो डब्बी लगी होती है उसे बोलते हैं टर्मिनल बॉक्स। आगे है 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लेप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है। पहले तो आप देख लीजिए लेप है या वेव है, तो आप कहेंगे 4 पोल डुप्लेक्स लेप है। लेप में एक फिक्स होता है। लेप में यदि आपको निकालना है तो फॉर्मूला होता है पोल इंटू प्लेक्स। समांतर रास्ते क्या होते हैं, पोल इंटू प्लेक्स होते हैं। अब पोल इंटू प्लेक्स आपको निकालना है, तो पोल कितने हैं, 4 पोल हैं। प्लेक्स कितना है, डुप्लेक्स, डुप्लेक्स यानी कि 2 से गुणा करनी है, तो ये हो जाएंगे 8 रास्ते। यदि सिंप्लेक्स होता तो 1 से गुणा करते तब आता 4। और यदि आपकी वेव वाइंडिंग होती तो वेव में हमेशा फिक्स होता है 2 इंटू प्लेक्स, 2 को प्लेक्स से गुणा करनी है। तो यहाँ यदि वेव होता तो हम करते 2 इंटू डुप्लेक्स का 2 यानी कि 4 हो जाते। तो आप जरूर पढ़ें, इसका आंसर 8 होगा। आगे क्वेश्चन है एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्यों होती है। एक सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है, उसमें ना अवशिष्ट चुंबकत्व जिसे बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ये क्या करता है, जनरेटर का पहला जो वोल्टेज होता है उसमें बनाने में सहायक होता है। बिल्ड अप द वोल्टेज, वोल्टेज निर्माण में सहायक होता है, या फिर वो करता है। आगे है 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की स्लिप गति बताइए। स्लिप गति होती है आपकी NS लिख सकते हो, या फिर सीधा डायरेक्ट लिख दीजिए आप स्लिप। स्लिप निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, सिंक्रोनस गति होती है ना, उसमें से आप रोटर गति को माइनस कर दीजिए, स्लिप आ जाएगी। अंशीय स्लिप निकालना है तो नीचे आप NS और लिख सकते हैं, और यदि आपको प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा कर सकते हैं। तो अभी ये वाला फॉर्मूला हमें रखना है, NS माइनस NR वाला, तो आप जरूर पढ़ लीजिए। आगे क्वेश्चन है 3 फेज मोटर में वाइंडिंग के बीच कोण कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं 3 फेज ये होती है वाइंडिंग, ये R फेज, ये Y और ये B, 3 फेज होते हैं RYB, R Y और B। इन तीनों में जो परस्पर ये वाला होता है ना, ये आपके 120 डिग्री का एंगल होता है। आप जरूर पढ़ें। स्टार या डेल्टा में न्यूट्रल और वो निकल जाता है, वो आपको अलग से पढ़ना है। आगे क्वेश्चन है एक सिंक्रोनस मोटर कैसे पावर फैक्टर सुधारने में काम आती है। तो यदि सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो ये तीनों पावर फैक्टर पर काम कर जाती है। लेगिंग, लीडिंग और यूनिटी, तीनों पावर फैक्टर पर एकमात्र मोटर जो काम करती है वो सिंक्रोनस मोटर है। यदि इसको पावर फैक्टर सुधारने में काम लेते हैं तो इस पर कोई भी लोड नहीं दिया जाता और इसे ओवर एक्साइट कर देते हैं। तो ये वाला आंसर रहेगा आपकी। फील्ड की जो एक्साइटेशन है यानी कि उत्तेजना है उसे कम या ज़्यादा करके हम इसे पावर फैक्टर सुधारने में कर सकते हैं। पावर फैक्टर सुधारना है तो इसे हमेशा ओवर ऑक्साइड करना है, यानी कि ज़्यादा एक्साइट करना है, और इस पर कोई भी लोड नहीं देना है। 0 लोड पर इसे पावर फैक्टर सुधारने में काम लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा। आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन। यदि आपको भी कुछ क्वेश्चन पता है तो शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।